हेलो एवरीवन, आई एम अंकिता कोठारी एंड आज के सेमिनार में हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग द कॉमन मैन्स वे। ये सेमिनार मैं इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ IAPF अथॉरिटी की, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया और ज्ञान दर्शन टीवी चैनल की। तो आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के बेसिक्स के बारे में और फिर हम म्यूचुअल फंड की तरफ अपने डिस्कशन को लेके जाएंगे। तो हर महीने आपके बैंक अकाउंट में जो सैलरी आती है दोस्तों, उसमें से कुछ पार्ट हम सेव करते हैं फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। तो वो सेविंग्स के वे पैसे हम अपने करेंट अकाउंट में पड़े हुए रहने देते हैं और हर महीना वो अक्यूमुलेट होता रहता है। तो आपके पड़े हुए पैसे आपके करेंट अकाउंट में आते जाएँ और उसको आप वहीं पर अक्यूमुलेट होने रहने दो। तो इससे होता ये है कि क्योंकि हर साल हमारे देश में इन्फ्लेशन रेट होता है जो 4 to 5% रहता है, तो धीरे धीरे आपके पैसे की जो वैल्यू है वो ख़त्म होती जाती है, कम होती जाती है। मान लो कि इसके एग्जांपल देते हैं कि मान लो कि आज आप एक घर देखते हो जो आपको लगता है कि 50 लाख में वो आ जाएगा और आपको लगता है कि 10 साल में आप 50 लाख इकट्ठा कर लोगे। बट जब आप 10 साल बाद उस स्टेज पे आओगे तो आपको दिखेगा कि वो घर आप 50 लाख में नहीं बल्कि 75 लाख में ले पा रहे हो। इसका रीज़न है इन्फ्लेशन। तो इसलिए आपको कम से कम जो आपके सेव किए हुए पैसे हैं वो आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना चाहिए कि जो देश का इन्फ्लेशन रेट है जो अभी 4 to 5% है, कम से कम आप उससे ज़्यादा कमा पा रहे हो। तो लोग उसको जनरली इंडिया में 3-4 जगह इन्वेस्ट करते हैं। वो उसको सेविंग्स अकाउंट में डाल देते हैं। तो सेविंग्स अकाउंट में आपके पैसे फिर बैंक आपको कुछ परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट देती है, या फिर वो फिक्स डिपॉजिट्स ले लेते हैं। तो बैंक आपको वहाँ पे एक लॉक इन पीरियड रहता है, उससे सेविंग्स अकाउंट से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफ रेट रहता है उसमें। या फिर वो प्रॉपर्टी ले लेते हैं, रियल इस्टेट में घर ले लिया, ज़मीन ले ली, वो ले लिए, या फिर गोल्ड ले लिया, ज्वेलरी ले ली, उसको ले लिया और उसकी पैसे जब बढ़ेगी, उसकी वैल्यू जब बढ़ेगी तो मुनाफा होगा। या फिर जो आजकल थोड़ा बहुत रिस्क लेने लगे हैं वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं अपना पैसा। तो इन्वेस्टमेंट में 2-3 चीज़ें हैं जो आपको अभी से ही ध्यान रखना चाहिए। आज जब आप ये चैनल में आप जब ये देख रहे हो तो इन्वेस्टमेंट एक तो ये कि आपको आज से ही चालू करना चाहिए। जो टाइम जा चुका है उसका हम कुछ नहीं कर सकते, बट फ्यूचर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लॉन्ग टर्म मोटिव से रखकर अपना इन्वेस्टमेंट करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मोटिव वे इन्वेस्टमेंट के भी आपको लॉन्ग रन में अच्छे रिटर्न्स देते हैं दैन शॉर्ट टर्म, एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म इन नॉर्मल डेज, नॉर्मल टाइम। तो इन्वेस्टमेंट में एक तो यही है कि आपको अपने डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट रखने चाहिए। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट से मेरा क्या मतलब है, ये कि अगर मान लो कि मैंने अपने पूरे पैसे गोल्ड में लगा के रखे हैं और अगर मेरे को उस वक्त लिक्विडिटी चाहिए तो मेरे को आज की डेट में गोल्ड की जो भी वैल्यू है वो बेच कर अपना पैसा रिकवर करना पड़ेगा। अगर गोल्ड की वैल्यू गिरी हुई होगी तो मेरे को ह्यूज लॉसेज हो जाएंगे। डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट अगर रखती हूँ तो मैंने कुछ पैसे शेयर्स में लगाए, कुछ गोल्ड में लगाए, कुछ प्रॉपर्टी में लगाए, कुछ फिक्स डिपॉजिट में लगाए। तो ऐसा नहीं होगा कि एक साथ सबकी वैल्यू गिर जाएगी एंड आई एंड अप लूजिंग माई मनी। कहीं कोई एक गिरेगा तो दूसरा मेरे को बचा लेगा। तो इसका मतलब होता है डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट से। ऑल्सो अब इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास, कहाँ कहाँ हम अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। भाई इन्वेस्टमेंट में आप अपना पैसा गोल्ड में, प्रॉपर्टी में, फिक्स डिपॉजिट्स, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पोस्टल सेविंग्स, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, बहुत सारे ऑप्शन है जहाँ पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। वाई टू इन्वेस्ट, वाई डू वी वॉन्ट आर मनी टू इन्वेस्ट? ताकि हम एक स्पेसिफिक गोल, हमारे लाइफ में कोई गोल हो सकता है, उसको अचीव करने के लिए हम अपना पैसा इकट्ठा करते हैं, या फिर हमारे पड़े हुए पैसे अपनी पैसे और हमें कमा कर दे, तो वो जो आइडल रिसोर्सेज है वो आइडल ना रहे बल्कि वो भी हमें पैसे कमा के दे, उसके लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। या फिर कोई इमरजेंसी आ गई कहीं, उसके लिए हम इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स अब कोई भी इन्वेस्टमेंट हम चालू करते हैं तो वो हम कैसे करते हैं, या तो आपने किसी से अपने दोस्त से सुना होगा या फिर आप खुद रिसर्च करते हो कि ये इन्वेस्टमेंट में मेरे को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और यहाँ पे मैं इन्वेस्टमेंट करती हूँ। तो इसमें बेनिफिट तो ये है कि आप जब चाहो खरीद सकते हो, आप जब चाहो बेच सकते हो, आपको किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। आपको अभी लग रहा है कि मीडियम वाला शेयर ले तो वो ले सकते हो, आपको लगता है कि लार्ज कैप कंपनीज वाले शेयर लेना तो वो ले सकते हो। इसमें डिसएडवांटेज ये है कि हमें पता नहीं होता है कि कौन से अंडर वैल्यूड शेयर्स है, कैसे पता करें कि कौन सी कंपनी के शेयर्स अभी अंडर वैल्यूड चल रहे हैं, उसकी नॉलेज लेने में टाइम लगता है। तो ये होगा अगर आप खुद से रिसर्च करके करते हो। देन अगर आप एक रिसर्च एनालिस्ट या इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र के पास जाते हो और आप कहते हो कि ये मेरे 20,000 रुपये हैं जो मेरे को इन्वेस्ट करने, आप बता दो कि कहाँ इन्वेस्ट करूँ, तो इसका एडवांटेज ये है कि इसमें फिर आपको कहीं अपना टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। वो इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र आपको बता देगा कि आप यहाँ पैसे लगाओ और यहाँ पैसे मत लगाओ। फिर इसका डिसएडवांटेज ये है कि आपको सिर्फ बताएगा और उसके लिए वो फीस ले लेगा, बट वो जो करना है वो आपको करना है। बाई सेल आपको करना है,
थर्ड ऑप्शन है कि आप म्यूचुअल फंड के वाया अपना पैसा लगा सकते हो, या यहाँ पे ऑलरेडी प्रोफेशनल होते हैं जो डिसाइड करते हैं और जिनके बिहाफ पे जो स्कीम में आप इन्वेस्ट करते हो वो अपने प्रोफेशनल नॉलेज के हिसाब से आपके पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। आप जब भी शेयर्स की बात करें या फिर आप शेयर ट्रेडिंग की बात करें, शेयर इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो आपके पास 3 अकाउंट होने चाहिए: बैंक अकाउंट, करंट डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में आपके सारे पैसे रहेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से आप शेयर्स को बाई और सेल कर सकते हो, और जो शेयर्स आप बाई और सेल करते हो वो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाते हैं। बहुत बार हमने टीवी में भी ऐड में देखा है कि म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, या म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है। बट इतना बार सुनने पर भी हमें वो यकीन नहीं होता कि क्या सच में म्यूचुअल फंड सही है। तो मेरे को ये कैसे पता चलेगा कि वो मेरे लिए सही है या नहीं, जब तक कि मेरे को ये ना पता चले कि वो कैसे काम करता है। तो इसको समझने के लिए पहले हम ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड काम कैसे करता है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में अगर बात करें तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे जो डायग्राम भी दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे हम और आप जैसे इन्वेस्टर है। से मेरे पास 500 रुपये है, 1000 रुपये, और मेरे जैसे कुछ 100 इन्वेस्टर्स है जिनके पास वो पैसा है पर वो नॉलेज नहीं है या वो टाइम नहीं है जो हम देना चाहते हैं, पर हम चाहते हैं कि कोई हमारे पैसे को लगा दे। तो हम एक फंड हाउस को, एक प्रोफेशनल को हायर करते हैं। मतलब एक प्रोफेशनल को हम अपना पैसा देते हैं कि आप हमारे जगह पे हमारे पैसे को इन्वेस्ट करो। वो प्रोफेशनल बेस्ड ऑन द फाइनेंशियल गोल वो पैसे को इन्वेस्ट करता है, उसमें से रिटर्न जनरेट करता है और कुछ पार्ट ऑफ कमीशन अपने पास रखकर वो पैसे वो हम इन्वेस्टर को वापस दे देता है। दिस इज इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज हाउ अ म्यूचुअल फंड वर्क्स। इसमें कौन कौन पार्टी इन्वॉल्व है, इसका स्ट्रक्चर के बारे में समझने में मैंने एक एग्जांपल लिया है जिससे बहुत ही इजीली समझ में आ जाता है कि कौन कौन से पार्टीज इनमें इन्वॉल्व है और वो क्या क्या करती है। जैसे कि कंपनी में प्रमोटर होते हैं जो उस कंपनी को फॉर्म करते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है जिसको स्पॉन्सर चालू करते हैं। तो स्पॉन्सर हो गए, यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल लिया है SBI म्यूचुअल फंड का, उसमें स्पॉन्सर हो गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो वो ट्रस्ट को, मतलब कि कंपनी के केस में कंपनी को फॉर्म हुआ, वहीं पे यहाँ पे म्यूचुअल फंड के केस में ट्रस्ट को फॉर्म किया और उस ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज अपॉइंट किए। तो जैसे कंपनी में बोर्ड ऑफ प्रमोटर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, वैसे ही म्यूचुअल फंड में बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को अपॉइंट किया गया। देन वी हैव ट्रस्टी। ट्रस्टी क्या करता है? ट्रस्टी ये देखता है कि म्यूचुअल फंड है वो सेबी और AMFI के रूल्स को ठीक से फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देन वी हैव द AMC। AMC होता है असेट मैनेजमेंट कंपनी। उसका काम ये होता है कि इसका काम एक्चुअली बहुत मेजर होता है। ये डिसाइड करता है कि जो फंड के जो पूल ऑफ फंड्स है वो कहाँ कहाँ लगेंगे, उस फंड के क्या क्या फंड ऑपरेशंस होने वाले हैं। देन वी हैव कस्टोडियन, जो कि म्यूचुअल फंड के यूनिट्स की देखरेख करता है। तो इन आर एग्जाम्पल HDFC बैंक लिमिटेड इज द कस्टोडियन। देन वी हैव RTA, जो इन्वेस्टर्स की और उनके ट्रांजैक्शन की रिकॉर्ड रखता है। तो अभी तक आपने ये सब बेसिक्स ऑफ म्यूचुअल फंड के बारे में पढ़ा और समझा। अब बात करते हैं कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेजेस जो मैंने आपको पहले भी कहा वो ये कि आपको बहुत कम पैसे में एक इन्वेस्टर का गाइडेंस मिल जाता है। वहीं आप नॉर्मली अगर किसी इन्वेस्टर के पास जाते हो या प्रोफेशनल एडवाइज़र के पास जाते हो और आप उसके कहते हो कि मेरे पास 5000 रुपये हैं, मेरे को आप बताओ कि कहाँ इन्वेस्ट करें, तो वो प्रोफेशनल आपको कहेगा कि भाई मेरी फ़ीस ही 5000 से ज़्यादा है, तो मैं आपको क्या बताऊँ कि कहाँ पे वो पैसे को लगाना है। तो वहीं पर आपको जब आप एक म्यूचुअल फंड के पास जाते हो तो वहाँ पे ऑलरेडी क्योंकि इतने सारे लोग में वो पूल ऑफ फंड डिवाइडेड रहता है, तो जो कमीशन परसेंटेज ऑफ कमीशन है वो ईच इंडिविजुअल के पास बहुत कम हिस्से तक आता है। इसलिए म्यूचुअल फंड के वाया आपको एक प्रोफेशनल मिल जाता है आपके फ़ंड को हैंडल करने के लिए। ये जो एक्सपेंस रेशियो जो कहा रहा है, जो कमीशन जो वो प्रोफेशनल हायर रख लेता है, इसको कहते हैं एक्सपेंस रेशियो। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको थोड़े से अमाउंट में आपको बहुत डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है। मान लो कि आपके पास 2000 रुपये हैं, आप उसको इन्वेस्ट करते हो और अगर कोई बड़ी कंपनी के शेयर्स लेते हो तो उनके शेयर्स ही 20,000 50,000 होते हैं, तो आप वो 2000 में वो शेयर्स नहीं ले सकते हो। हाउएवर अगर आप म्यूचुअल फंड के वाया जाते हो तो क्योंकि वहाँ पे इतने सारे लोगों का पैसा इन्वॉल्व है, तो उनकी ह्यूज थोड़े पैसे करके वो पैसे बहुत ज़्यादा हो गए और फिर उनसे वो शेयर लिए जा सकते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके 2000 के रुपए जो है वो 50 कंपनीज में डिवाइडेड हो, इतना डाइवर्सिफाइड हो आपका पैसा। तो जितना ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन होगा उतना रिस्क भी कम रहता है। देन ये टाइम सेविंग है।
आप एक बार आपको एक अच्छे म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज़ करना है, उसके बाद जो भी बाइंग सेलिंग होगा ऑफ द शेयर्स वो म्यूचुअल फंड स्कीम खुद चूज़ करेगा, खुद करेगा अपने प्रोफेशनल नॉलेज के हिसाब से। यहाँ पर आपका वो टाइम, आपको टाइम सेव हो जाता है, आपको वो झंझट लेने का ज़रूरत नहीं है। आप इसमें शांति से सोच सकते हो कि ठीक है, अगर शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं, घट रहे हैं, तो वो फंड मैनेजर जो है वो अपना खुद कर लेगा। इसका बिगेस्ट एडवांटेज ये है कि विथ रेगुलर इन्वेस्टिंग इन SIP आप अपने कोई भी गोल अचीव कर सकते हो लाइफ में। SIP आपको इज़ अ वेरी गुड मीडियम जहाँ पे आप म्यूचुअल फंड को यूज़ कर सकते हो आपके गोल अचीव करने में। 10 साल में, 5 साल में, 15 साल में आपके जो भी गोल हो, कार का हो, होम का हो या फिर रिटायरमेंट पर्पज़ को, या आगे भी बताऊँगी मैं बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से कि कैसे आप SIP के वाया अपने गोल्स अचीव कर सकते हो। तो अभी तक तो मैंने सब अच्छी बातें बताई, तो क्या इसका मतलब ये है कि म्यूचुअल फंड में कोई फ्लॉ नहीं है? ऐसा तो भाई किसी चीज़ में नहीं होता है। तो मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि मैं आपको ये बताऊं कि इसके क्या डिसएडवांटेजेस है। सबसे पहला ये कि ग्रीड ऑफ द म्यूचुअल फंड कंपनी टू गेन मोर फंड्स। क्या होता है कि म्यूचुअल फंड कंपनी जब वो चालू होता है तो उसको बहुत सारे लाइसेंसेस लेने पड़ते हैं और फिर जाकर बहुत प्रोसीजर 2 साल लग जाता है उस लाइसेंस लेने में। तो उनका मोटिव ये हो जाता है कि, और वो जब स्टार्ट भी करते हैं तो उनका मोटिव ये रहता है कि भाई मेरे फंड में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आएँ। उनको पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कहाँ से आएंगे? जब वो ज़्यादा ब्रांडिंग होगी, ज़्यादा प्रमोटिंग होगा, ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होगा उसका, तो उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे उसको उसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड कंपनी का, नॉट ऑल, सब की बात नहीं कर रही हूँ, बट ज़्यादातर म्यूचुअल फंड कंपनी का मोटिव आपको अच्छे रिटर्न देने के बजाय ये रहता है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा फंड आए। ऐसा वो क्यों चाहेगी? ऐसा इसलिए चाहेगी कि जितना ज़्यादा फंड उस कंपनी पे आएगा उतना उसका 1 to 2% कमीशन उसके पास रहेगा। तो म्यूचुअल फंड स्कीम परफॉर्म जैसा भी करे, अच्छा करे या बुरा करे, इससे उसको ज़्यादा मतलब नहीं है, बट इससे कि जितने ज़्यादा पैसे आ रहे हैं तो इसके लिए वो बहुत ब्रांडिंग और ये सब करते हैं। सेकंड, और इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये म्यूचुअल फंड स्कीम फंड मैनेजर के हाथ में नहीं है कि वो कब शेयर बाई करे और कब शेयर खरीदे और कब शेयर बेचे। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि म्यूचुअल फंड कंपनी तो ये चाहेगा कि वो सस्ते दाम में शेयर्स खरीदे और फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा देर उसको इन्वेस्टेड करके रखे। इसका एग्जांपल लेते हैं कि जब मार्केट क्रैश होता है तो सारे शेयर्स के वैल्यू कम, उसको सस्ते में मिल रहे हैं, तो यहाँ पे वो फंड मैनेजर चाहेगा कि क्योंकि प्राइस कम में मिल रहे हैं तो उसके पास और पैसे आएँ और वो और शेयर्स खरीद पाए। बट क्योंकि मार्केट क्रैश कर रहा है तो आम आदमी पैनिक कर जाता है, उसको लगता है कि यहाँ से अपने पैसे वापस ले लो, और वो रिडेम्पशन के लिए अप्लाई करता है। अब म्यूचुअल फंड के पास वो पैसे कहाँ से आएंगे? शेयर उसने इन्वेस्टमेंट करे हुए है, उसको वही बेचकर आपके पैसे आपको वापस देने पड़ेंगे। तो जब पब्लिक एट लार्ज इससे पैनिक होकर अपने पैसे मंगाती है तो म्यूचुअल फंड कंपनी को अपने जो शेयर्स उसने इन्वेस्टमेंट करे हुए होंगे उसको बेचकर आपके पैसे आपको वापस देने पड़ते हैं। तो जहाँ पर वो ऑलरेडी कम सस्ते दाम में चल रहा है, वो चाहता तो ये है कि वो और इसमें इन्वेस्ट करे, बट क्योंकि पब्लिक मतलब जो इन्वेस्टर्स है वो अपने पैसे मांग रहे हैं तो उसको वो गिरे हुए वैल्यू पे, सस्ते दाम पे, वो लॉस पे वो शेयर्स बेचकर आपको आपके पैसे देने पड़ते हैं। तो ऐसे में वो म्यूचुअल फंड कंपनी को भी लॉस होता है और आपको भी लॉस होता है। तीसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके जो फंड का जो परफॉर्मेंस है वो डिपेंडेंट है ऑन द फंड मैनेजर एंड इट्स रिसर्च टीम। तो अगर कई बार ऐसा क्या होता है कि फंड मैनेजर और उसकी रिसर्च टीम अपना जॉब या फिर अपनी रेपुटेशन बचाने के लिए वेल नोन या फिर वेल क्लासिफाइड स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करती है, वो रिस्क उतना नहीं लेती है। अगर उनको कोई अच्छे स्टॉक का आइडिया भी है तो भी वो रिस्क नहीं लेते हैं इस चक्कर में कि कहीं अगर रिस्क ज़्यादा लिया और रिटर्न कम आया, लॉस हो गया, तो क्या उनकी रेपुटेशन चली जाएगी या उनकी जॉब चली जाएगी। तो इस चक्कर में वो ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं। ये हो गया इसका तीसरा डिसएडवांटेज। चौथा ये होता है कि जब आप खुद से इन्वेस्ट करते हो तो आप स्मॉल कैप कंपनी में, मिड कैप कंपनी में, लार्ज कैप कंपनी में, आप किसी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट जब आप एक म्यूचुअल फंड स्कीम के मैंडेट कई बार होता है कि मान लो कि आपने एक ऐसा म्यूचुअल फंड स्कीम चूज़ किया जो मिड कैप कंपनी में लगाता है, तो उसको अगर कहीं पे कोई अपॉर्चुनिटी या कोई आइडिया आया भी है कोई स्मॉल कैप कंपनी या लार्ज कैप कंपनी में, तो भी वो नहीं ले सकता क्योंकि स्कीम की मैंडेट कई बार ऐसी होती है कि वो मिड कैप कंपनी में ही इन्वेस्ट कर सकता है। तो ये हो गए उसके डिसएडवांटेजेस। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड की, कि मेरे को कैसे पता चले मेरे लिए कौन सा म्यूचुअल फंड सही है, कैसे पता चले और कैसे उसमें इन्वेस्ट करें। उसको अगर डिवाइड करें तो आप उसको दिखा सकते हैं बाय स्ट्रक्चर के हिसाब से, बाय इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, बाय इन्वेस्टमेंट स्टाइल और बाय इन्वेस्टमेंट मोड। इन सब के बारे में डिटेल में अभी हम आगे पढ़ेंगे।
सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, ओपन एंडेड फंड, क्लोज एंडेड फंड। कई बार हमें लोग फ़ोन करते हैं और हमें कहते हैं कि मैंने एक म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया था, बट अब मैं उसके रिडेम्पशन के लिए अप्लाई कर रही हूँ, बट वो रिडेम्पशन रिजेक्ट हो जा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि वो स्कीम में जो आपने इन्वेस्ट किया है वो एक क्लोज्ड एंडेड स्कीम है। क्लोज्ड एंडेड एज द नेम सजेस्ट, ये एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए रन करता है। तो जब उसका न्यू फंड ऑफर आता है आप तब उसमें अप्लाई कर सकते हो, और फिर उस म्यूचुअल फंड स्कीम की जो भी लिमिट है 3 साल, 5 साल, 7 साल, जनरली इंडिया में इतना ही रहता है वो, तो उस स्कीम में आप उसके पैसे तोड़कर जब आपको लिक्विडिटी चाहिए आप उसको बेच नहीं सकते हो, आपको वो उसमें स्कीम में बने हुए रहना पड़ेगा। हाउएवर ये भी स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड होना कंपलसरी है, बट स्टॉक एक्सचेंज में भी आपको इसके बायर और सेलर इतने आसानी से नहीं मिल पाते हैं। तो आप एक क्लोज्ड एंडेड फंड आप तभी सेलेक्ट करो जब आप श्योर हो कि आपको उस पीरियड में लिक्विडिटी नहीं लगने वाली है। देन वी हैव ओपन एंडेड फंड। ओपन एंडेड फंड एज द नेम सजेस्ट, आप इसमें कभी भी खरीद सकते हो, कभी भी बेच सकते हो। यहाँ पे कोई फिक्स मैच्योरिटी डेट नहीं है, आपको आज लिक्विडिटी चाहिए आप आज उसको बेचो और आपके पैसे 2 दिन में आपके बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। देन वी हैव इंटरवल फंड, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है कि वो जनरली तो क्लोज्ड एंडेड फंड ही रहता है बट बिकम्स ओपन एंडेड फॉर सम टाइम। अब क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें कि वो कहाँ पे पैसा लगाएगी। डेथ फंड हो सकता है, इक्विटी फंड हो सकता है और हाइब्रिड फंड हो सकता है। डेट फंड एज द नेम सजेस्ट, वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स में, डिबेंचर्स में यहाँ पे पैसे लगाएगी। तो क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट को पैसा दिया जा रहा है तो यहाँ पे रिस्क कम रहता है और रिटर्न भी कम रहता है। देन वी हैव इक्विटी फंड्स, जैसा कि नेम से ही आपको पता चल रहा है कि ये स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। जनरली म्यूचुअल फंड से लोगों को लगता है कि ये इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने का एक जरिया है, आप स्टॉक मार्केट में इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बट ऐसा नहीं है। आप म्यूचुअल फंड के वाया आप डेथ में, आप गोल्ड में, आप रियल एस्टेट में और इक्विटी शेयर्स में, आप कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड। आप कितना रिस्क लेना चाहते हो डिपेंड्स ऑन दैट। तो इक्विटी फंड्स एज द नेम सजेस्ट, वो इक्विटी शेयर्स में पैसे लगाती है। अब इसमें रिस्क कम है या रिस्क ज़्यादा है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन से टाइप की म्यूचुअल फंड स्कीम को चूज़ कर रहे हो और वो पैसा कहाँ पे लगा रही है। मान लो आप एक लार्ज कैप स्कीम को चूज़ कर रहे हो तो वो टॉप कंपनीज़ में, मतलब मान लो कि निफ्टी के टॉप 50 कंपनीज में वो अपना पैसा लगा रही है, तो वहाँ पे रिस्क कम रहता है। हाउएवर ग्रोथ रेट भी कम रहता है बट रिस्क कम है वहाँ पे, तो वहाँ पे रिटर्न भी कम रहेगा। और मान लो वो एक स्मॉल कैप कंपनी में लगाती है, मिड कैप कंपनी में लगाती है, तो वो कंपनी के पास अभी ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स तो बहुत है बट रिस्क भी ज़्यादा है। तो डिपेंड्स कि आप कितना रिस्क और कितना रिस्क आप ले सकते हो, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। देन वी हैव हाइब्रिड फंड, जो इन दोनों के कॉम्बिनेशन में पैसा लगाती है, डेथ और इक्विटी के कॉम्बिनेशन में पैसा लगाती है। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट स्टाइल की बात करें तो एक होता है पैसिव फंड और एक होता है एक्टिव फंड। पैसिव फंड एज द नेम सजेस्ट, ये एक मार्केट इंडेक्स को एग्जैक्टली रेप्लिकेट करता है। तो जिस रेशियो में, जिस प्रपोर्शन में मार्केट का सिक्योरिटीज़ है, ये उसी रेशियो में पैसे लगाता है। यहाँ पर कोई भी एक्टिव सिलेक्शन ऑफ स्टॉक नहीं हो रहा है। ये प्री डिसाइडेड है कि मान लो कि अगर वो सेंसेक्स के हिसाब से पैसा लगा रही है या निफ्टी के हिसाब से पैसा लगा रही है, तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के टॉप 50 कंपनीज में जिस रेशियो में है वो उसी रेशियो में पैसा लगाएगी। यहाँ पे क्योंकि कोई एक्टिव सिलेक्शन नहीं है तो यहाँ पे एक्सपेंसेस भी कम रहते हैं। देन वी हैव एक्टिव फंड एज द नेम सजेस्ट, यहाँ पे एक्टिवली डिसीजन मेकिंग हो रहा है किस सिक्योरिटी में, किस सेक्टर में कितने ज़्यादा पैसे लगाए जाए ताकि ज़्यादा रिटर्न आए। यहाँ पर एक्टिव एलोकेशन हो रहा है ऑफ सिक्योरिटीज़ एंड कैश। ये मार्केट से बेटर भी परफॉर्म कर सकते हैं और मार्केट से वर्स भी परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि ये मार्केट के हिसाब से तो पैसा लगाते ही नहीं हैं। तो दो तरह के इन्वेस्टमेंट स्टाइल के हिसाब से आपके फंड्स हो गए। देन वी हैव क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इन्वेस्टमेंट मोड, आप किस तरह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। एक हो गया लमसम इन्वेस्टमेंट, एक होता है एसआईपी इन्वेस्टमेंट। लमसम वो हो गया कि जब आपके पास, आप एक बिजनेसमैन हो या आपने कुछ पैसे जमा किए हुए हैं, आपके पास एट वन गो ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है जो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, तो आप लमसम इन्वेस्टमेंट चूज़ करते हो। देन वी हैव एसआईपी जब लाया गया था तो वो सैलरीड क्लास लोगों के लिए लाया गया था जिनके पास एक मोमेंट ऑफ टाइम पे इतना पैसा नहीं होता है बट उनके पास स्टैगर्ड इनकम आता है और वो स्टैगर्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो आप अपना पीरियड ऑफ कमिटमेंट डिसाइड कर सकते हो, 1 साल, 3 साल, 5 साल। आप अपना इंटरवल डिसाइड कर सकते हो, आपके बैंक अकाउंट से पैसा कब निकल के इन्वेस्ट हो, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, और ऑन द स्पेसिफाइड डेट आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकल के उसमें इन्वेस्ट हो जाएगा।
तो अगर क्या हुआ, अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा ना हो और वो बाउंस हो जाए तो ऐसे में आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये चेक बाउंस जैसा नहीं होता है। हाउएवर बैंक इसमें कुछ मैंडेट चार्जेस डिडक्ट करती है। अब तक जो हमने समझा म्यूचुअल फंड के बारे में, ये उसका समरी है कि मेरे को कैसे पता चले कि मेरे लिए कौन सा राइट म्यूचुअल फंड है। हाउ डू आई सेलेक्ट द म्यूचुअल फंड विच इज़ राइट फॉर मी। मेरे लिए सही जो म्यूचुअल फंड होगा आपके लिए कुछ और सही हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। कुछ फैक्टर्स मैंने इसमें जॉट डाउन किए हैं। ये पार्ट 1 है और इसके अगले स्लाइड में पार्ट 2 आएगा। पहले पार्ट में हम आपसे ये पूछ रहे हैं कि आपका गोल क्या है, कितने टाइम बाद आपको पैसा वो लगेगा, कितना इंपॉर्टेंट है वो पैसे की रिक्वायरमेंट आपके लिए, कितना रिस्क आप ले सकते हो, क्या हुआ अगर वो पैसे जो आपने इन्वेस्ट किया अगर वो प्लस की जगह माइनस हो जाए तो आप उसका कितना रिस्क ले सकते हो, कितने डिपेंडेंट्स हैं आपकी फैमिली में, कितनी डिपेंडेंसी बढ़ने वाली है फ्यूचर में, कितने अर्निंग मेंबर है। तो ये सब फैक्टर्स हो गए आपके पर्सनल लेवल पे। सेकंड, आप जब कोई म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करते हो तो ये सब कुछ फैक्टर्स है जो आपको चेक करने चाहिए। सबसे पहली बात तो ये कि आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। आप शेयर्स, एफएनओ ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हो। आप उसमें देख रहे हो कि आपने कुछ पैसे जमा किए या आपको थोड़े सालों में जो पैसे आएंगे आप चाहते हो कि आप उसको इन्वेस्ट करो ताकि एंड में या 10 साल में 15 साल बाद में आपके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाए। तो आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो लॉन्ग रन के लिए। तो आप जब देखते हो कि कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम आपके लिए सही है, वो भी आपको लॉन्ग रन में देखना चाहिए कि कौन सी स्कीम कितने स्टेबल परफॉर्म कर रही है, कितना कंसिस्टेंट परफॉर्म कर रही है। बट जनरली इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि वो लास्ट 1 साल, 2 साल, 3 साल मैक्सिमम इतना ही वो लास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं। अब आप अगर पिछले 3 सालों की परफॉर्मेंस देखोगे, 1 साल, 2 साल, 3 साल की, तो वो म्यूचुअल फंड स्कीम भी मजबूर हो जाएगी आपको इन तीनों सालों के लिए ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाने के लिए। तो वो हैवी बेटिंग करेगी, वो हैवी रिस्क लेगी ये दिखाने के लिए कि उसने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो क्योंकि हमारा मोटिव लॉन्ग टर्म के लिए है तो मेरे को देखना भी यही चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म में अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करो आप उसके लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स देखो। ऑल्सो आप पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न मत देखो बल्कि रोलिंग रिटर्न देखो। इसका क्या मतलब है? पॉइंट टू पॉइंट रिटर्न हो गया कि मान लो कि 2015 से 2020 तो लास्ट 5 ईयर्स के मैंने अपने डिटेल्स देख लिए। और रोलिंग रिटर्न्स ये हो गए कि मान लो मैंने 8 साल का पीरियड सेलेक्ट किया है तो उस 8 साल के पीरियड में जितना भी 5 साल का पीरियड आता है उसमें उसने कैसा परफॉर्म किया है। मतलब 2015 से 20 में, 16 से 21 में, 17 से 22 में। तो ऐसे 8 साल की पीरियड में जितना भी 3 साल का, 5 साल का गैप आता है उस हर साल में उसने कैसा परफॉर्म किया है तो ही आई वुड से कि वो कंसिस्टेंट है या वो कंसिस्टेंट नहीं है। अगर कोई एक 5 साल ऑफ लॉट में उसका परफॉर्मेंस अच्छा है वो आप एक मेजर नहीं देख सकते हो कि उसने कैसा परफॉर्म किया या आपको आगे इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये हो सकता है कि लास्ट 5 ईयर्स जो आप देख रहे हो उसमें उसकी बेटिंग सही अच्छी हो गई हो और वो लकी रह गया हो। तो आपको हमेशा रोलिंग रिटर्न्स देखने चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, असेट मैनेजमेंट कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए कि मान लो कि वो एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास 5 फंड्स है तो उस 5 में से अगर 2 बेकार परफॉर्म कर रहा है, बहुत ही बुरा परफॉर्म कर रहा है, या फिर 3 बेकार परफॉर्म कर रहा है सिर्फ 2 अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो आई पर्सनली विल नॉट इन्वेस्ट इन सच अ फंड। मेरे को तो ऐसा चाहिए कि 5 में से 4 फंड में उसने अच्छा परफॉर्म किया हो तो मेरे को लगेगा कि वो सही परफॉर्मेंस दे रहा है। दूसरी बात, आप उस फंड की हिस्ट्री देखो। जितना कम एक्सपेंस रेशियो होगा उतना बेटर है। क्यों ये बेटर है? जब आपको ये पता चलता है, आप ये देखते हो कि वो 102% वो इसमें इन्वेस्ट कर रही है या जितना ज़्यादा उसका एक्सपेंस रेशियो, इसका मतलब कि उतना ज़्यादा परसेंटेज वो म्यूचुअल फंड स्कीम अपने पास रख रही है अपने डे टू डे एक्सपेंसेस के लिए या फिर अपने फंड मैनेजर को देने के लिए। और जितना कम ये एक्सपेंस होगा उतना ज़्यादा आपका पैसा जो है वो मार्केट में लग रहा है। तो लोअर द एक्सपेंस रेशियो द बेटर इट इज़ फॉर यू। देन आप उस पोर्टफोलियो टर्नओवर देखो। मान लो कि लास्ट 5 साल में और या फिर लास्ट 5 साल और उसके 5 साल पहले में बहुत ज़्यादा टर्नओवर हो रहा है। मतलब एवरी ईयर द पोर्टफोलियो इज चेंजिंग अपसाइड डाउन। तो इसमें आई वुड से दैट द म्यूचुअल फंड मैनेजर इज़ नॉट टू श्योर ऑफ व्हाट ही इज़ डूइंग। उसको श्योरिटी नहीं है कि कहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हाउएवर इसमें एक टर्म्स ये भी है कि अगर कोई फंड मैनेजर चेंज हुआ तो फिर भी ऐसा पोर्टफोलियो जस्टिफाइड है। तो पोर्टफोलियो टर्नओवर देखने से पहले आपको ये भी देखना चाहिए कि वो हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। अब मैं 3 एग्जांपल्स आपको बताती हूँ कि आप अपना कोई भी गोल कैसे अचीव कर सकते हो। तो मैंने पहला गोल लिया है गाड़ी, जो मेरे को चाहिए फॉर एन एग्जांपल 5 लाख की गाड़ी है जो मेरे को 3 साल बाद चाहिए। तो ये क्योंकि 3 साल का पीरियड है
तो यहाँ पर मेरे को जो इन्वेस्टमेंट देखने चाहिए वो कम रिस्क के दिखने चाहिए, जिसमें कम रिस्क हो, रिटर्न भी कम ही आएगा क्योंकि रिस्क कम ले रही हो। तो यहाँ पे आप डेथ फंड में पैसे लगाओ। ये सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है। तो SIP कैलकुलेटर के हिसाब से अगर हम देखें तो मेरे को चाहिए 3 साल बाद 5 लाख रुपए, और अगर मैं डेथ फंड में इन्वेस्ट कर रही हूँ तो मैंने टोटल लिया है, 7% रेट पे मैंने उसको इन्वेस्ट कर रही हूँ। तो हर महीने आप अगर 13,000 रुपये अपने SIP फंड के वाया आप इन्वेस्ट करते हो तो 3 साल बाद आपको 5 लाख रुपए जमा हो जाएंगे। यहाँ पर सेकेंड एग्जाम्पल मैंने लिया है एक घर का, जहाँ पर गोल है घर, अमाउंट हो गया 1 करोड़ और टाइम हो गया 10 साल। तो क्योंकि ये 3 साल से थोड़ा ज़्यादा लंबा पीरियड है, आप यहाँ पे डेथ और इक्विटी के कॉम्बिनेशन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये डिपेंड करता है आप पे कि आप अगर ज़्यादा रिस्क ले रहे हो तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आप इक्विटी में करो, और अगर आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो आप ज़्यादा पैसे डेथ में डालो। और इन SIP कैलकुलेटर के हिसाब से आप अगर 50,000 रुपये हर महीने 10% के रेट के हिसाब से आप 10 सालों तक इन्वेस्ट करते हो तो 10 साल की एंड में आपके पास 1 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। और तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे है एक गोल्ड रिटायरमेंट पर्पस का, कि मेरे को 30 सालों में 5 करोड़ रुपए चाहिए ताकि मेरे पास रिटायरमेंट के लिए डे टू डे खर्चों के लिए मेरे पास वो पैसे आएँ। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और रिस्क ले सकते हो, आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप और डेथ फंड्स के कॉम्बिनेशन में पैसा लगा सकते हो ताकि एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपका आ जाए। और 12,000 रुपये पर महीने करके अगर आप लगाते हो, ऑन एन एवरेज मैंने एजम्पशन लिया 12.5% रेट आपको मिलता है अगर, तो 30 सालों में आपके पास 5 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे। बट ये तीनों जो है वो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, एक्चुअली में ये बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करता है जो कि पहले आपको बताया गया था, रिस्क और वो सब को लेकर। तो थैंक यू एवरीवन फॉर अटेंडिंग दिस क्लास। आई होप आप इसके अपने डे टू डे में आप इसको यूज़ करो और आप अच्छे से इन्वेस्टमेंट करो। तो नमस्कार। क्रिटिकल है बट वी आर ट्राइंग। ये सब हुआ कैसे? एक फोन आया था राजेश के पास, उसने कहा कि उनकी 1 करोड़ की लॉटरी निकली है और उसके लिए उसने बैंक डिटेल्स मांगी। राजेश ने सारी डिटेल्स दे दी। 1 घंटे के अंदर ही उनके बैंक अकाउंट से सारा पैसा साफ हो गया और वो यहाँ आ गए। हार्ट अटैक आया है। देखा आपने, आपकी जरा सी असावधानी क्या कर सकती है। डिजिटल फ्रॉड करने वालों से सावधान रहें। अपनी बैंक डिटेल्स, अपना डेबिट या क्रेडिट कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV, OTP, पिन कभी किसी को ना बताएं। सावधान रहें, समझदार बने। IEPF अथॉरिटी द्वारा जनहित में जारी। हाँ जी सुरेश जी, रिटायरमेंट के बाद जो प्रोविडेंट फंड आएगा उसका क्या करेंगे?